नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोग की डिमांड पर वीकली करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। 19 से 25 जुलाई 2022 का वीकली करंट अफेयर यहां पर हम लोग रिवाइज करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और न्यूज आर्टिकल्स के साथ। अगर आप इंग्लिश में प्रिपरेशन करते हैं, इंग्लिश स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के, तब भी आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है। तो दोनों प्रकार के, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हमारी हर एक करंट अफेयर की वीडियो की तरह इस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए सीधे प्रश्न पर पहुंचेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित करने में अहम भूमिका निभाने वाले और साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की याद में ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय दिवस है ये, इसको आपको याद रखना है, पूछा भी जा सकता है। इस बार की थीम है डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। ये सिर्फ थीम नहीं, एक मोटिवेशनल स्पीच भी है, समझ लो एक प्रकार से डायलॉग भी है। तो इसको आप एक मोटिवेशन के रूप में भी आप याद कर सकते हो। आपके पास जो कर सकते हो आप वो करो, आपके पास जो है उससे, और आप जहां हो वहीं से, ठीक है ना। जो भी कर सकते हो वो करो, अच्छा करो। 2009 में इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई और नेल्सन मंडेला जी को दुनिया भर के तमाम प्रकार के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं दुनिया भर के, वो सब मिल चुके हैं। भारत का भारत रत्न, पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान, और वर्ल्ड का नोबेल शांति पुरस्कार, दुनिया भर के, अमेरिका के सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान, फ्रांस के, दुनिया भर के तमाम देशों के सर्वोच्च सम्मान ये ग्रहण कर चुके हैं। तो अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस आपको याद हो गया होगा। अगला, हाल ही में सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने दोस्तों सिंगापुर ओपन 2022 के महिला एकल का बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पीवी सिंधु यानी पुरसेला वेंकटा सिंधु। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, पीवी सिंधु ने चाइना की वांग झेई को फाइनल में हराया और गोल्ड खिताब जीता, गोल्डन मेडल जीता। इनका पहला ये खिताब था और कैरियर का भी सुपर 500 का खिताब का ही पहला था। पीवी सिंधु ने 2022 में अभी तक स्विस ओपन जीते हैं, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जीते हैं और अब सिंगापुर ओपन जीत लिए हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियन भी बनने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। 2019 में ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन बनी थी। पुरसेला वेंकटा सिंधु ये हैदराबाद से है। अगला, हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन बना? अपनी इंटरनेट सेवा यानी कि उनकी खुद की इंटरनेट सेवा होगी, ऐसा राज्य बन गया है केरला। यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग आर्टिकल देख पाओगे, केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू हैव ओन इंटरनेट सर्विसेज। केरला ने ऐसा इंटरनेट सर्विस, ऐसा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया हुआ है जो वहाँ के राज्य के लोगों के लिए उनके राज्य का ही इंटरनेट होगा। तो ये एक प्रकार से पहली बार हुआ है भारत में, किसी राज्य ने ऐसा किया है पहली बार और अकेला है इस टाइप पर। तो केरल सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड यानी केफोन को दूर संचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर लाइसेंस प्रोवाइड करा दिया है, यानी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस इसको मिल गया है। क्लियर है? तो वहां पर बीपीएल परिवार वालों को 30,000 से ज्यादा सरकारी कार्यालयों को इन सब जगहों पर मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला, हाल ही में 41वें बीडी बिनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों अभी हाल ही में अरविंद चिदम्बरम ने। अरविंद चिदम्बरम, यहाँ पर आपको देख पाएंगे आर्टिकल में, अरविंद चिदम्बरम विन्स 41 विला दी बिनास ओपन 2022। एक्चुअली में ये चेस का यानी शतरंज का खिताब होता है और इसको इन्होंने जीत लिया है। इन्होंने आर्मेनिया के रॉबर्ट हेवनयासियान और अपने हमवतन रौनक साधवानी को हराया और जीत लिया। स्पेन में यह आयोजित किया गया था। अगला, सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड के मामले में देश का शीर्ष शहर कौन सा है? सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड भारत के किस शहर में है? दुनिया में तो आप रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उसको जानते हो। आज जानोगे आप भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा इंटरनेट का स्पीड है। तो मुंबई में है। मुंबई में सबसे ज्यादा इंटरनेट की स्पीड है। यहाँ पर आप टॉप 10 शहरों के नाम जान पाएंगे और एमबीपीएस में इनकी स्पीड भी जान पाएंगे। मुंबई में दोस्तों 7.6 एमबीपीएस की स्पीड, नई दिल्ली दूसरे स्थान पर 7.2 एमबीपीएस की स्पीड के साथ, चेन्नई 7.0, बेंगलुरु 7.0, हैदराबाद, फिर कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर और सूरत है। और यहाँ पर भी सेम चीज जैसे लिखा गया है, मुंबई जो है टॉप पर है। अगला, हाल ही में भारतीय सेना की कौन सी पनडुब्बी 35 साल बाद सेवा मुक्त की गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में आईएनएस सिंधु ध्वज को
डीकमीशन किया गया, यानी इसे सेवा मुक्त किया गया। 35 सालों की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त किया गया है। आईएनएस सिंधु ध्वज सबमरीन जो है डीकमीशन आफ्टर 35 ईयर ऑफ सर्विस, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल। तो देखिए डीकमीशन करने का प्रोसेस मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि एक जैसे कोई अधिकारी रिटायर होता है ना, तो पूरा सम्मान के साथ उसको एक विदाई दी जाती है, ऐसे ही कोई भी चाहे पोत हो, कोई भी पनडुब्बी हो, वो भी जब रिटायर होती है तो उसको भी ऐसे ही सेवा मुक्त किया जाता है। आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जब भी कोई पनडुब्बी को, जब भी कोई सबमरीन को या फिर कोई पोत को या कोई जहाज हो, उसको अगर सेवा मुक्त किया जाता है तो उसको उसका यूज क्या किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो फाइटर प्लेन वगैरह होती हैं वो तो म्यूजियम्स वगैरह में रखवा दी जाती हैं, जू वगैरह में। लेकिन जो ये पोत होते हैं, बड़े बड़े पोत जो होते हैं, बड़ी बड़ी पनडुब्बियां जो होती हैं, इनको इन्हीं को साइड में रख करके इन्हीं के अंदर म्यूजियम बना दिया जाता है, या तो इसके जो पार्ट्स हैं वो आगे आने वाले जो पनडुब्बियां हैं उनमें सब में यूज कर लिए जाते हैं। ओके, फिलहाल 1987 में ये शामिल किया गया था। अगला, हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो ला गणेशन जी को दोस्तों पश्चिम बंगाल का एक्स्ट्रा चार्ज सौंपा गया है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में। कारण ये है कि पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर थे, कौन, जगदीप धनखड़ जी, इनको उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एनडीए ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो यानी कि अब समझो कि अगर ये उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो फिर दो दो पद हो जाएगा। इसी वजह से चूंकि संविधान में कहा गया है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई भी पद ग्रहण करने से पहले कंडीशन ये भी होती है, तो इनको एक पद छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ही छोड़ना पड़ेगा, मतलब अगर उपराष्ट्रपति नहीं बनते हैं तो इनसे राज्यपाल वाली भी सीटियां जाएगी और उपराष्ट्रपति तो नहीं बनेंगे ये, ठीक है ना। लेकिन अगर बन गए तो उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो एक प्रकार से राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया और अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं हुआ है, 5 से 6 अगस्त को होगा और उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। अगला, यहाँ पर आप सेम आर्टिकल देख पाओगे इसके रिगार्डिंग। और उसके बाद फिर राष्ट्रपति कोविंद जी दोस्तों इस्तीफा स्वीकार किए हैं, उन्हीं को ये इस्तीफा दिए। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को देता है इस्तीफा। और आज की बात मैं बताऊं 25 जुलाई को, क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 25 जुलाई को ही एक बहुत ही ऐतिहासिक समझ लीजिए कि दिन है, क्योंकि 25 जुलाई को भारत में पहली आदिवासी महिला ने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है। तो ये आप याद रखेंगे, 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति पद का शपथ लिया जाता है, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। और ये ज्ञानी जैल सिंह जी के एक बात से हो रहा है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, वैसे नहीं भी पूछा जाएगा तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखने में क्या हर्ज है। याद रखना, हर बार 24 जुलाई को ही, जब भी कार्यकाल पूरा होता है 5 वर्षों के बाद, तब 24 जुलाई के बाद पद त्याग लिया जाता है पुराने वाले राष्ट्रपति का, और 25 जुलाई को नए वाले राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, ये उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे जगदीप धनखड़। तो विपक्ष के उम्मीदवार कौन है, इनका भी नाम याद रखिएगा, मार्गरेट अल्वा। अगला, पैरासिन ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2022 में किसने जीता है। इसको जीत लिया है दोस्तों आर प्रज्ञानंदन ने। ए ऑप्शन में आपको जो दिख रहे हैं आर प्रज्ञानंदन, यहाँ पर आप देख लीजिए, ग्रैंड मास्टर हैं ये, और इन्होंने मैग्नस कार्लसन को 2 बार अभी पिछले महीने हराया था, बैक टू बैक, जबरदस्त मजा ला दिया था इन्होंने। मैग्नस कार्लसन आपको पता होना चाहिए दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक वाले चेस के खिलाड़ी हैं, उनको इन्होंने हरा दिया था। तो आर प्रज्ञानंदन नाम याद रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है आगे आने वाले शतरंज के करियर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, ये दोनों ही दिवस 20 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल चेस डे और इंटरनेशनल मून डे। क्लियर है ना, दोनों के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में बात करेंगे तो 1924 को 20 जुलाई को ही स्थापित हुआ था, इसी वजह से 20 जुलाई को मनाया जाता है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं आर्केडी डुवोर्कविक। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के बारे में बताएंगे दोस्तों, बात करेंगे अगर, तो 2021 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है, चंद्रमा के बारे में एक प्रकार से अवेयरनेस फैलाने के लिए। अगला, श्रीलंका का नया प्रेसिडेंट कौन बना। तो श्रीलंका में दोस्तों अब तो नए प्रेसिडेंट और नए प्राइम मिनिस्टर दोनों ही अपॉइंट हो चुके हैं। नए प्रेसिडेंट की अगर बात करेंगे तो वो बन गए हैं रनिल विक्रमसिंघे। कुछ दिन पहले ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और प्राइम मिनिस्टर पद से भी इस्तीफा दे दिया और बन गए नए प्रेसिडेंट। वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट आवास होता है, राष्ट्रपति भवन होता है, उसको घेर लिए थे वहां की आम जनता, जाकर के स्विमिंग पूल वगैरह में नहा रहे थे, आराम से मौज कर रहे थे सब, और राष्ट्रपति भाग गए थे, पता ही होगा आपको। तो फिलहाल रनिल विक्रमसिंघे अब नए प्रेसिडेंट होंगे वहां के,
और यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, श्रीलंका क्राइसिस लाइव न्यूज अपडेट, रणिल विक्रमसिंघे इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट, प्रोटेस्टर डिमांड हिज रिकॉग्निशन। जो प्रोटेस्टर है वो फिर भी इनकी डिमांड कर रहे हैं कि रिजाइन दे दो अभी भी आप, ठीक है, लेकिन जो भी होता है देखते हैं आगे। ग्रुप डी का बैच है दोस्तों, इसके बारे में आप जरूर जान लो। 399 रुपए में है, मात्र 399 में जीएस, साइंस और करंट अफेयर, ये 3 सब्जेक्ट आप जबरदस्त तरीके से तैयार कर सकते हो। हमारे कोर्सेज की खासियत आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी एनटीपीसी का सीबीटी 2 जो हुआ था एनटीपीसी एग्जाम का, उसमें जो लोग कोर्स लिए थे आप में ही से ही, आपके ही जो भाई बंधु थे, आपके ही जो सीनियर कह सकते हो, वो लोग दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 में 42 से लेकर के 48 तक स्कोर किए हुए थे, जो लोग पेड बैच लिए हुए थे हमारा। और आप समझो लेवल 4 लेवल 6 में 42 से 48 का तो दूर की बात है, लोग 30 भी नहीं क्रॉस हो पा रहे थे जीएस में, लेकिन यहाँ पर हमारे स्टूडेंट जो है 42 से 48 तक स्कोर किए थे। 100% कंटेंट दिया गया था, और ऐसा ऐसा कंटेंट इतना डिटेल के साथ दिया गया था, गारंटी के साथ कि पूछो जहाँ से भी पूछना है, ऐसे ही कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है ग्रुप डी के लिए। आप जाकर के वीडियो देखोगे ना तो समझ में आपको आ जाएगा कि रियल बात है। जैसे आईपीएल शुरू किया गया ना, तो आईपीएल से रिलेटेड ऐसी ऐसी जानकारियां पूरी की पूरी बताई जा रही हैं, आपको डिटेल में समझाई गई, याद करवाई गई हैं कि वीडियो देखते ही देखते सब कुछ याद भी हो जाता है, और पूरा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। यानी कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भैया इसके बाहर से कुछ और नहीं पढ़ना है, ना ही इसके बाहर से कुछ आएगा। ओके, तो ऐसे ही हर चीज़ पढ़ाया गया वहाँ पर, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, तो आप जाइए ज्वाइन कीजिए जरूर एनजेटी ऐप पर जाकर के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत करी है? तो भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत करी है दोस्तों राजस्थान सरकार ने। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, राजस्थान इंट्रोड्यूसेस द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया। वैसे एक चीज और राजस्थान से मैं याद आ गया बता दूं, राजस्थान ने अभी हाल ही में भारत की पहली राइट टू हेल्थ बिल पेश किया हुआ है। राइट टू हेल्थ, ध्यान रखिएगा, राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार, ये बिल लाया हुआ है अपने वहां पर विधानसभा में उन्होंने। अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो राजस्थान वैसे भी पहला राज्य बन जाएगा राइट टू हेल्थ एक्ट वाला, ठीक है ना। तो राजस्थान ने यहाँ पर फिलहाल डिजिटल लोक अदालत भी शुरू किया है, ये भी ये पहला राज्य बन गया है। और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय कुमार ललित जो हैं, इन्होंने अभी 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान इसे लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमना जी, इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन में 9वें सदस्य देश के रूप में शामिल होने वाला देश कौन बनेगा? तो वो बन जाएगा दोस्तों ईरान। और मेरे तो स्टूडेंट जितने भी हैं उनको सबको याद ही हो गया होगा ट्रिक, जिसको मैं आपको बताता रहता हूं, और उसमें 9वां देश तो मैं बहुत पहले ही जोड़ दिया था जब ये पहली बार न्यूज आई थी तभी। देखिए मैं ट्रिक लिख दे रहा हूँ, फिर से आप लोग डिकोड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे बाकी लोग को भी पता लग जाए। भारत की रुचि पाकिस्तान का ईरानी ताऊ, ठीक है ना। चलो जो लोग नए आए हैं वो लोग भी गेस करेंगे थोड़ा सा देशों के नाम को इसी से डिकोड करने की। ये ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है, जिससे आपको एससीओ के सभी जो सदस्य देश है उनके बारे में पता चल जाएगा, संघाई सहयोग संगठन के बारे में। फिलहाल ईरान जो है ये 9वां मेंबर बनेगा एससीओ का, याद रखिएगा। और यहाँ पर भी आप सेम चीजें देख पाओगे, 2001 में स्थापना हुई थी, बीजिंग में हेडक्वार्टर है एससीओ का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने? सेबी के कार्यकारी निदेशक दोस्तों बनाए गए प्रमोद राव। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लीजिए, प्रमोद राव टेक चार्ज सेबीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, अध्यक्ष नहीं बने। अध्यक्ष जो हैं वो हैं माधवीपुरी बुच, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं सेबी की। सेबीज बोले तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जो भी होता है रेगुलेटरी बोर्ड यही काम करती है। 12 अप्रैल 1992 को ये पावर में आई थी। स्थापना तो हालांकि 1988 में हो गई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 15वें राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी, और अब ये बन गई हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति। आज यानी कि 25 जुलाई को इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है और अब ये बन गई हैं राष्ट्रपति। खास बातें क्या है, ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, और भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी वो पहली महिला प्रेसिडेंट थी और ये दूसरी महिला प्रेसिडेंट है, लेकिन आदिवासी कम्युनिटी से आने वाली ये पहली महिला प्रेसिडेंट है। रामनाथ कोविंद जी जो कि 14वें राष्ट्रपति थे, उनका कार्यकाल अब समाप्त हो गया है और 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं।
यशवंत सिन्हा को इन्होंने अपोजिशन में हराया है, ठीक है ना। ये उड़ीसा की हैं रहने वाली, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं ये। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, इनको शपथ कौन दिलाया? शपथ दिलाया एनवी रमना जी ने। एनवी रमना जी ये भारत के दोस्तों चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजेआई। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वही दिलाता है शपथ, तो ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है ना। चलो अगला देखते हैं। हाल ही में सभी वीएलटीडी वाहनों को ईआरएसएस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। इंडिया में जितने भी वीएलटीडी वाहन है, वीएलटीडी वाहन का मतलब क्या हुआ भैया? वीएलटीडी का मतलब होता है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। तो सभी जितने भी व्हीकल होंगे उनको लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस से जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा ईआरएसएस यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश में जितने भी राज्य के वाहन हैं सभी को वीएलटीडी वाहन और ईआरएसएस से जोड़ दिया गया है। भारत में ये कहीं पर भी रहें इनको ट्रैक किया जा सकेगा। आप क्लियर है। ऐसे 9423 से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं। अगला क्रांति बैच है। क्रांति बैच के बारे में आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये बैच जबरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा है आपका, और आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अपने मुकाम तक पहुंचा सकते हो। अगला, हाल ही में भारत ने आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में कितने पदक जीते? तो भारत ने आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप जो कि दक्षिण कोरिया में हुआ उसमें 15 मेडल जीत लिए हैं और मेडल टेबल में टॉप पर आ गया है इंडिया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में। यहाँ पर भी आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया फिनिश्ड टॉप इन येट अनदर आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप। एक और आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में इंडिया ने टॉप पर पोजीशन हासिल करी है, 5 गोल्ड 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। दक्षिण कोरिया के चांगवेन में आयोजित हुआ था। आईएसएसएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। आप चौंकिए मत, ये साल भर में 3 से 4 बार हो जाता है बड़े आराम से वर्ल्ड कप। तो इसको ध्यान रखना होगा कि कौन से वाले वर्ल्ड कप की, कहाँ वाले वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, ठीक है ना। आईएसएसएफ की म्यूनिख में इसका हेडक्वार्टर है, 1907 में स्थापना हुई थी। व्लादिमीर लेसिन इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड ब्रेन डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। इस बार की थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य रहे, ठीक है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा मनाया जाता है। 22 जुलाई को ही इसकी स्थापना हुई थी, इस वजह से 22 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष हैं वॉल्फ्गैंग ब्रेसोल्ड, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, टाटा प्रोजेक्ट्स के नए एमडी कौन बने? टाटा प्रोजेक्ट्स इसके नए एमडी बन गए हैं विनायक पै। विनायक पै यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में दिख रहे हैं, यहाँ भी देख लीजिए इनकी तस्वीर। ये टाटा प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। देखो टाटा प्रोजेक्ट जो है ना, यही करंट टाइम पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। जैसे आप बताएंगे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, बाड़मेर, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इन सब जगह जो है ये टाटा प्रोजेक्ट जो है ये टेंडर पाई हुई है। और टाटा प्रोजेक्ट के कौन हो गए हैं? विनायक पै हो गए हैं एमडी। क्लियर है, विनायक देश पांडे की जगह पर आए हैं। अगला, स्वनिर्भर नारी योजना किसने शुरू करी? तो असम राज्य सरकार ने दोस्तों स्वनिर्भर नारी योजना शुरू करी हुई है। और स्वनिर्भर नारी योजना एक प्रकार से समझ लो कि नाम से ही स्पष्ट है, नारियों को स्वनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये है, ठीक है, शुरू करी गई है असम राज्य सरकार के द्वारा। बुनकरों को सशक्त बनाना और वहाँ के जो रीजनल जो बुनकर हैं उनको प्रमोट करना, साथ ही साथ उनके प्रोडक्ट को बिकवाने में मदद करना, ये सब के लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर के लेखक कौन है? इसको लिखा है दोस्तों धृति शाह ने। धृति शाह यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, इन्होंने द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नाम की ये पुस्तक लिखी हुई है। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज भी लिए हुए हैं और उसमें उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया हुआ है। ये C2C ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लिमिटेड में एसोसिएट डायरेक्टर हैं। अगला, कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर दोस्तों बन गए हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेह। यहाँ पर सलेह भी कर लीजिएगा, ठीक है ना, सलेह, ओके। तो शेख मोहम्मद सबा अल सलेह जो है ये बन गए हैं नए वहां के प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर आप देख पाओगे शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अपॉइंटेड कुवैत प्राइम मिनिस्टर। और इनको नियुक्त किसने किया? शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबाह। ये शेख मोहम्मद अल सलेह को नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए हैं और किसकी जगह पर आए हैं?
ये पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा की जगह पर आए हैं। नाम इसका पीछे मत जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल एक याद रखना है, बाकी सब याद करोगे तो अपने आप परेशान हो जाओगे। आगे देखते हैं, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण की? तो मैंने आपको बताया कि रणनील विक्रमसिंघे तो प्राइम मिनिस्टर से राष्ट्रपति अब बन गए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पर कौन बना? तो प्राइम मिनिस्टर पर आ गए हैं दोस्तों दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, यही है। अब प्रेसिडेंट से ये सिग्नेचर वगैरह कुछ करा रहे हैं, ठीक है। तो ये अब नए प्राइम मिनिस्टर होंगे और रणनील विक्रमसिंघे जो हैं ये अब प्रेसिडेंट होंगे श्रीलंका में। 6 बार के प्रधानमंत्री थे रणनील विक्रमसिंघे, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसकी घोषणा की गई 22 जुलाई को और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला सूर्या को और अजय देवगन को। दोनों को दोस्तों संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। यहाँ पर दोनों की आप तस्वीरें भी देख पाओगे। अच्छा, जो भी चीजें होती है, कोई अगर ट्रेंडिंग टॉपिक, कोई स्पेशल टॉपिक रहता है, उस पर मैं आपको स्पेशल जीके का वीडियो भी दिया करता हूँ। इससे क्या होता है कि इससे आपको वो टॉपिक का डिटेल एनालिसिस मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। तो अगर उससे क्वेश्चन बनता है कोई आसपास कभी, तो भी आप अच्छे से टैकल कर ले जाते हो। तो इस वजह से आप लोग जो स्पेशल वीडियोज आती है उनको भी जरूर देखा करो। फिलहाल यहाँ पर 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करेंगे तो 68वां इसका संस्करण था। सोराराई पोट्टू जो है ये बेस्ट फिल्म चुनी गई है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। सूर्या को सोराराई पोट्टू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और अजय देवगन को तानाजी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है अपर्णा बालमुरली, इनको सोराराई पोट्टू के लिए इनको भी मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अब देखो, सोराराई पोट्टू जो है ये सबसे ज्यादा अवार्ड जीती है, यानी मोस्ट अवार्डेड फिल्म रही है। 5 अवार्ड इस फिल्म को मिले हैं, ठीक है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश आप बता देंगे। आगे देखते हैं, बाकी वीडियो इस पर बनी है, आप जाकर के देख पाओगे। किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना? वो बन गया है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर और वो बन गया है फर्स्ट हर घर जल सर्टिफिकेट वाला डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वहाँ के हर घर में जल वाली व्यवस्था है, नलकूप है, नल का माध्यम है, ठीक है ना। 254 गांव हैं टोटल और उन सभी गांवों को नल के माध्यम से सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है। जल जीवन मिशन प्रोग्राम के तहत इसे शुरू किया गया था, 2019 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में दोस्तों नई दिल्ली में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किए हुए, यानी इसे लॉन्च किए हैं, वरुणा। इसकी क्षमता ये होगी कि यात्रियों को भी ले जा सकेगा, यानी व्यक्ति को भी उठा सकता है, ज्यादा व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति बहुत, वो भी 130 किलोग्राम तक ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब हम लोग जैसे 2-4 लोग यहाँ पर आराम से चले जाएंगे, 25 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। आगे, हाल ही में इसरो ने कहां पर स्पेस ऑन व्हील लॉन्च किया? इसरो ने दोस्तों त्रिपुरा में लॉन्च किया। एक प्रकार का ये कार्यक्रम म्यूजियम टाइप का था, एक प्रकार से कहें कि एक्सपो टाइप का था, स्पेस ऑन व्हील। तो इसरो ने इसे लॉन्च किया और इसमें इनका मकसद था कि मतलब त्रिपुरा के वासियों को या त्रिपुरा के जो स्टूडेंट हैं जो अंतरिक्ष से स्पेस साइंस से रिलेटेड जो इंटरेस्ट लेते हैं, उनको ये दिखाना कि कैसे इसरो का प्रोग्राम जो है वर्क करता है। इसरो ने यहाँ पर अपने कई प्रोजेक्ट के बारे में दिखाए, जैसे चंद्रयान मिशन कैसे लॉन्च किया गया था, मंगल ऑर्बिटर, मंगलयान, ठीक है ना, और वो जो भी गगनयान लॉन्च कर रहा है उसका कैसे क्या होगा, तो सब कुछ यहाँ पर जो है प्रदर्शनी के रूप में एक प्रकार से उसका डेमो दिखाया गया है यहाँ पर। अगला, रूस ने किस देश के साथ अनाज निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो रूस ने अभी हाल ही में यूक्रेन के साथ समझौता किया है। अब देखो, यूक्रेन और रूस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों के साथ में इन अनाज निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है और इसको हस्ताक्षर करवाने में यूएनओ का बड़ा रोल रहा है। कारण ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है और उससे दुनिया भर के 30% समझ लो कि व्यापार, ठीक है, अनाज का, या और दुनिया भर के 50 देश जो हैं वो डिपेंड करते हैं इस पर। तो उन देशों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर 2 महीनों के नेगोशिएशन के बाद फाइनली रसिया और यूक्रेन मान गए हैं ग्रेन एक्सपोर्ट पर, इन्होंने समझौता किया है और ब्लैक सी के रास्ते से, काला सागर के रास्ते से ग्रेन एक्सपोर्ट हो पाएगा, ठीक है। तो इस डील के तहत रसियन जो सेना है ये यूक्रेन के बंदरगाहों पर अब अटैक नहीं करेगी, ठीक है, जिससे ये आराम से जा सके। लेकिन इसमें क्या है कि तुर्की और संयुक्त राष्ट्र को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि देखते रहो कहीं अटैक ना होने पाए,
और ताजा खबर बताऊं कि अटैक तो हो ही गया है। अगला, हाल ही में किस भाषा के फिल्म निर्माता केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? जेसी डेनियल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। ये केरला का दोस्तों सर्वोच्च सम्मान होता है, केरल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है फिल्म के क्षेत्र में। तो जेसी डेनियल पुरस्कार ये मलयालम भाषा के लिए अभी केपी कुमारन जी को मिला है। ये फिल्म निर्माता है, जाने माने फिल्म निर्माता। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, मलयालम फिल्म मेकर केपी कुमारन ऑनर विद जेसी डेनियल अवार्ड 2022। 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और पट्टिका दी जाती है। क्लियर है ना? बिल्कुल। आगे देखते हैं, नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ऑलवेज दोस्तों भारत का नाम रोशन करते ही रहते हैं। सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा, यहाँ पर आप देख पाओगे, क्रिएट्स हिस्ट्री, बिकम फर्स्ट इंडियन एवर टू विन सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। इनसे पहले अंजू बाबी जॉर्ज थी जिन्होंने कांस्य पदक जीता था 2003 में, पेरिस में जीता था उन्होंने, और वो लंबी कूद में जीती थी। यहाँ पर नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में जीते हुए हैं। 88.13 मीटर का थ्रो इन्होंने किया हुआ है। आपको तो ये पता ही होगा, नीरज चोपड़ा इकलौता गोल्ड लाए हैं अभी एथलेटिक्स में। भारत को पहला और इकलौता मेडल, गोल्ड मेडल दिलाया नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में। ठीक है ना? तो ये भी याद रखिएगा आप। एंडरसन पीटर्स गोल्ड मेडल जीते हैं और सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा को मिला। आयोजन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। हाल ही में भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बना? वो बन गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दोस्तों ये पीपीपी मॉडल यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ऑपरेट होने वाला, ये भारत का, वो भी 100% ऑपरेट होने वाला भारत का पहला पोर्ट बन गया है, बंदरगाह बन गया है। ठीक है ना? अब यहाँ पर सीधी भाषा में कहें तो इसको प्राइवेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर कोई भी जो प्राइवेट व्यक्ति होगा वो अपना यहाँ पर लीज पर इसको लेकर के ऑपरेट करा सकता है। ठीक है ना? 872 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर डिसाइड करी गई है। क्लियर है? तो ये तो थे दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चंस इस वीक से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अच्छे तरीके से तैयार किया होगा। यही नहीं, इसकी क्विज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड करके रखिए, फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के आप क्विज भी सॉल्व कर लेंगे। पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम ग्रुप फटाफट से जाकर के ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर जाओ, एमजेटी एजुकेशन सर्च करो और ज्वाइन करो ग्रुप। उसी ग्रुप में मिलेगा आपको पीडीएफ इसका। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।